नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल, या फिर फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी आज कराएंगे, हमारे साथ हैं इनफैक्ट जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से हम जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी, और खास मेहमान ट्रेडस्फिट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन से समझेंगे क्या रखे आप खास ख्याल इस बाजार में। स्वागत करते हैं संदीप जी आपका इस शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक निगाह जरा दौड़ा देते हैं। लगातार दूसरे दिन हमने देखा बाजार में गिरावट रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 371 अंक टूटकर 61,560 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी 105 अंक फिसला 18,200 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा गिरावट दिखी और अंत में बैंक निफ्टी 43,698 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में रियल्टी, आईटी, मेटल, बैंक और फाइनेंस शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव हमें देखने को मिला। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि लगातार दूसरे दिन बाजार पर यह दबाव क्यों रहा। लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में आज दिखा दबाव। दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से कमजोरी के संकेत, और कल की कमजोरी के बाद और कल जब बाजार निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए तो थोड़ा सा सेंटीमेंट कमज़ोर ज़रूर हुआ था। हालांकि एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े थे, वायदा कारोबार के संकेत भी ठीक थे, बाजार जो ओवरबॉट थे थोड़े हल्के हो चुके थे, लेकिन बैंकिंग शेयरों का प्रेशर जो कल बना वो भारतीय बाजारों पर आज भी थोड़ा हावी होता हुआ दिखा, और ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के चलते फिर हमारे बाजार कमज़ोर शुरुआत करते हुए दिखे। आज किसी तरह की कोई खास और साइजेबल रिकवरी हुई नहीं, और धीमे धीमे गिरते पड़ते भारतीय बाजार निफ्टी पर 18,100 के आसपास पहुंचे हैं। यानी कि आज हमने न सिर्फ 18,300 बल्कि 18,200 को भी तोड़ा और 18,100 के नज़दीक पहुंचे। वो तो आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी होती दिखी, और उसके बाद सिर्फ 100 अंकों के नुकसान के साथ ही निफ्टी 18,200 के थोड़े से नीचे बंद हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग 18,250 के नीचे की मिली, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक थोड़ा सा लोअर लेवल का सिग्नल निफ्टी पर आता दिखा। बैंक निफ्टी जिसने आज कमजोरी को लीड किया था, और जब से ईसीएल का झंझट सामने आया तब से बैंकिंग स्टॉक कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स आज टूटे भी और अच्छे खासे टूटे। पहले 43,800 तोड़ा और उसके बाद 43,500 के अगले सपोर्ट लेवल के बेहद करीब पहुंचे। 43,450 का लो बनाया, लेकिन बंद होते थे एक स्मार्ट रिकवरी बैंक निफ्टी में 250-300 पॉइंट की 250-300 पॉइंट की निचले स्तरों से आई, और बंद होते होते एक इंपॉर्टेंट लेवल को बचा पाया जो कि 43,650 के आसपास का था। उससे थोड़ा सा ऊपर 43,700 के आसपास बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा। हालांकि मिड कैप शेयर्स यहाँ पर इंडेक्स में कोई खास बदलाव नहीं था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में आज भी अच्छी खरीदारी का रुझान रहा, और लगभग 0.5% की तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होता दिखा। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में कोई खास समस्या नहीं। तो ओवरऑल कह सकते हैं लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों को नज़रअंदाज करते हुए आज कमजोरी के साथ बंद हुए। कल वीकली एक्सपायरी के पहले थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली ट्रेडिंग सेशन आखिरी 1 घंटे में देखने को मिली। और आइए संदीप जैन के पास चलते। संदीप जी, बस हफ्ते का पहला ही दिन था जब हमने देखा कि बाजार में एक दमदार शुरुआत हुई, और 2 दिन से लगातार बाजार अब दबाव में है। रेस्ट ऑफ द वीक के लिए अब क्या लग रहा है, बाजार में क्या रहेगा माहौल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बाजार को सपोर्ट लेना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 18,050, 18,100 एक लेवल है जहां पे सपोर्ट लेना चाहिए। आज भी मार्केट अच्छे खासे करेक्ट होने के बाद थोड़ा रिकवर होकर बंद होने में सक्षम रहे, और यूएस में भी माहौल थोड़ा डेट सीलिंग को लेकर भी गड़बड़ाया हुआ है, फिर बैंक की जो ये सारी इश्यूज चल रहे हैं वो सब है। बट इंडिया में चूंकि एफआईआईज का फुल फोर्स में इनफैक्ट बाइंग आती है, तो उससे इंडियन मार्केट्स में बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिला हुआ है। हालांकि हम कल भी करेक्ट हुए और आज भी करेक्ट हो रहे हैं, तो ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना भी लाजमी है, बट वहां पे अगर आप देखें तो स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है। आज भी स्मॉल कैप इंडेक्स ग्रीन में बंद हुआ, और अच्छा खासा ग्रीन में, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हुआ। सो मुझे लगता है एफआईआईज का सपोर्ट और स्मॉल कैप मिड कैप बढ़िया चल रहे हैं, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी कंपनियों के बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का मार्केट है 18,000 से 18,200, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो लेट्स सी।
हाउ इट गोज लाइक, बट ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, बने रहे। ओके तो ये रही बाजार पर संदीप जी की राय। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी समझ लेते हैं। पोजिशनल ट्रेड ऐसे बाजार में कहां पर रखने की सलाह रहेगी आपकी संदीप जी? बिल्कुल, पोजिशनल ट्रेड के तौर पे मैं एक बहुत ही बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लाया हूं जो टेक्निकली बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, और वो है टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टेक्नोक्राफ्ट इंडिया मतलब टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, TIIL बोलते हैं उसको, और 1551 पे बंद हुआ, 1630 का टारगेट और 1510 का स्टॉप लॉस। ओके टेक्नोक्राफ्ट में बता रहे हैं पोजिशनल व्यू रखने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी। और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी हो तो पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक ऐड किया जा सकता है? एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है AIA इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी, 1979 से कार्यरत और डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन करती है ये एब्रेशन और कोरोजन रेजिस्टेंट कास्टिंग्स की। तो ये कास्टिंग्स बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी, एक्चुअली क्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसर है ये, वर्ल्ड का 2 नंबर, मतलब वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ये क्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसिंग में। तो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी और बहुत जबरदस्त प्रोमोटर का बैकग्राउंड है। सबसे बढ़िया बात है जो प्रोमोटर है मिस्टर भद्रेश जी शाह, जो कि फाउंडर रहे हुए हैं, उनकी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन IIT कानपुर से। तो जब ऐसे क्वालिफाइड मैनेजमेंट होते हैं तो एक क्वालिटी कंपनी भी सामने आती है। और कंपनी ने 1988 में एक बेल्जियम की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, एक बहुत बढ़िया, इनफैक्ट कंपनी ने अपना बेस बनाया हुआ है। हालांकि इनको क्लाइंट्स एक्वायर करने में काफी समय लगता है और इसीलिए एंट्री बैरियर्स भी काफी हाई रहते हैं। तो कंपनी का मैं फंडामेंटल्स की अगर बात करूं तो कंपनी बहुत बढ़िया इनफैक्ट कर रही है। 17-18 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 14-15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले अगर 3 साल के प्रॉफिट की कैगर देखें तो 9% के लगभग है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आना अभी बाकी है मार्च के, बट हम अगर दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरली अच्छे थे। इनफैक्ट वहां पे मार्जिन भी बहुत बढ़ के आए, 19% से 30%, मतलब हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी लास्ट क्वार्टर में थी दिसंबर 2022 में। और 848 करोड़ के पैट के सामने 1250 करोड़, यानी कि 50% का इजाफा टॉप लाइन में। और उसी तर्ज पे बॉटम लाइन भी बहुत ही गजब की थी, तो 140 करोड़ के सामने 350 करोड़ का। हालांकि एक अदर इनकम का भी फैक्टर है जिससे 50-60 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, बट फिर भी मैं बोलूंगा TTM बेसिस पे 1000 करोड़ कमाने वाली ये कंपनी है। हालांकि 26,000 करोड़ की मार्केट कैप भी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 59% के लगभग शेयर होल्डिंग है। DIIs FIIs भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, इसमें करीब 38% के लगभग। पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत कम है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, करीब सिर्फ 2.5%। तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक है, बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। और आराम से जो टारगेट है वो करीब 3190-3250 का लगाएं। लॉन्ग टर्म के लिए AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड में खरीदारी की सलाह संदीप जी की तरफ से। पहले कॉलर से बात करते हैं। महसाणा से हेमल प्रजापति हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा प्रीवियस फेडरल बैंक पे मैंने खरीदारी की है 84.50, 140 क्वांटिटी। तो क्या, और मेरा व्यू है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए फेडरल बैंक लिया है, 6000 तक का मुनाफा भी है अभी। इन्हें लेवल्स भी अच्छे हैं खरीदारी के। फेडरल बैंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कैसा लग रहा है आपको संदीप जी? देखिए, चला तो बहुत अच्छा है नीचे के लेवल से, बट वापस से 140 पे एक डबल टॉप बना के करेक्ट भी हुआ है। बट अच्छे लेवल से मैं यही कहूंगा कि स्टॉक को ले। सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, सब अच्छा कर रहे हैं। PSU बैंक्स में जरूर से ECL वाला एक तलवार लटकी हुई है, बट ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, दिखने में पब्लिक सेक्टर जैसे लगते हैं, वैल्यूएशंस पब्लिक सेक्टर के मिलते हैं क्योंकि ओल्ड जनरेशन ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो मुझे बढ़िया लगता है इनका। इनफैक्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वह सबको भी अगर एनालाइज करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स थे, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स थे। और इनके NPAs वगैरह भी अब कंट्रोल में हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इन पे ध्यान देना चाहिए, और इन्होंने लिया हुआ है, इन फायदे में भी है, तो होल्ड करके रखें। और मेरे हिसाब से जो टारगेट है 150 से 55 तक का टारगेट के लिए स्टॉक को लें। फेडरल बैंक में होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है संदीप जी की ओर से। एक सवाल हमारे पास सोशल मीडिया पर आ रहा है मुंबई से विशाल जी का। टाटा मोटर्स है इनके पास और 12,000 शेयर हैं, 350 की खरीद पर इन्होंने स्टॉक लिए हुए हैं। टाटा मोटर्स
सर स्टॉक कैसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपको, और बम्पर मुनाफे में है हमारे ये दर्शक, बात नहीं हो पाई लेकिन बहुत ही बेहतरीन कमाई की है इन्होंने टाटा मोटर्स से। 515 पर टाटा मोटर्स, अभी इनकी खरीद 350 की, और स्टॉक भी काफी ज्यादा है 12,000। सर क्या रहे अब स्ट्रैटेजी इस बम्पर मुनाफे के साथ? बिल्कुल, जैसा नाम वैसा विशाल प्रॉफिट और वैसा विशाल होल्डिंग, मैं तो यही कहूंगा। और बहुत ही विशाल कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको। और मैं तो वेरी फ्रैंकली गलत पड़ा था टाटा मोटर्स को लेकर, मेरा ओपिनियन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहता है, बट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, डेट्स कम हुए हैं, टाटा ग्रुप है और इनफैक्ट ईवी में एक फ्रंट रनर है, तो ये सारी चीजें तो है ही है। तो इसीलिए देखिए टाटा मोटर्स के रिजल्ट को देख के लगता है कि ये स्टॉक चलेगा, और इन्होंने इतना पेशेंस के साथ होल्ड करके रखा है, तो मेरे हिसाब से बने रहें। हमारे यहाँ तो हमारे चैनल पे पैनल में से देखिए काफी लोग इस स्टॉक को रेकमेंड करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर टाटा मोटर्स की बात हो तो मुझे वागले जी की याद आती है, मेरे नाम राशि के संदीप वागले जी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहें, अभी नहीं निकलना चाहिए। बाकी अगर थोड़ा सा अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 650 650 के लगभग करें, और क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहे। मुझे लगता है कि अब माहौल बहुत बढ़िया बन गया स्टॉक के लिए। और एक और चीज, अगर कुछ ये होल्डिंग को यहां से बेच के टाटा मोटर डीवीआर पे शिफ्ट कर सकते हैं। जब भी कंपनी प्रॉफिट्स में आती है और डिविडेंड देती है, तो सर्टेनली जो टाटा मोटर डीवीआर है वहां पे डिविडेंड यील्ड बेहतर हो जाता है, क्योंकि अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिलता है। आई थिंक 45% डिस्काउंट पे स्टॉक अवेलेबल है, और सब कुछ सेम है, खाली बस डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है डीवीआर का मतलब। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी आइडिया होगी कि यहां पे ये स्विच कर जाए, डिविडेंड यील्ड बढ़िया मिल जाएगा। ओके, तो टाटा मोटर्स डीवीआर, यहां पर भी आप कमाई कर सकते हैं, फिलहाल बने रहने की सलाह, और पार्शियल मुनाफा वसूल सकते हैं लगभग 600 के लेवल के आसपास। ये आपके लिए राय आ रही है आपके स्टॉक टाटा मोटर्स पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। मुरादाबाद से वासु शर्मा जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम HDFC बैंक है, 40 शेयर है, 1647 के रेट पर। 1647 की रेट पर, ठीक है। कब लिया, आजकल में लिया है क्या? यस मैम, मैम इसी मंथ में लिए हैं। ठीक है, और कब तक के लिए, क्या व्यू है आपका इसमें? मैम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मतलब व्यू है मैम। ओके, HDFC बैंक इन्वेस्टमेंट के व्यू से सर कैसा आइडिया है? नहीं ठीक है, बढ़िया है। देखिए HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड तो देखिए मर्जर के बाद एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट के रूप में आएगी, वर्ल्ड लेवल की, मतलब इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट। और दूसरी बात है कि देखिए उनका कुछ अभी MSCI का न्यूज को लेकर थोड़ा करेक्शन जरूर आया था, बट मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट्स भी आके चले गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में माहौल बना हुआ है और रिजल्ट भी बढ़िया ही थे, मैं तो ये बोलूंगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए इनको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक में बने रहने की सलाह आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। शेडोल से विनीत हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास बॉलमैन लॉरी है, लगभग 240 शेयर्स है, 128 लगभग। मैंने 1 साल और होल्ड कर सकता हूँ। 1 साल के व्यू के लिए बामन लॉरी, सर कैसा लग रहा है स्टॉक आपको? और 1 साल का व्यू रखा है इन्होंने। ठीक है, मेरे हिसाब से देखिए डिविडेंड यील्ड अच्छा देता है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, बहुत सारे अलग अलग व्यापार में है कंपनी, लुब्रिकेंट से लेकर ट्रैवल से लेकर पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल ड्रम्स बनाने वाली एक सबसे बड़ी कंपनी प्लास्टिक ड्रम्स बनाती है। सो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो ये भी एक है कैलकाटा बेस्ड। तो मेरे हिसाब से देखिए एक जीरो डेट कंपनी, और हालांकि ग्रोथ बहुत ज्यादा मतलब सेल्स को लेकर नहीं है, बट यस वैल्यू बहुत है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड यील्ड बढ़िया है, और रिजल्ट्स अभी आना बाकी है। तो मेरे हिसाब से देखिए डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है मुझे। देखिए 110 से 15 एक अच्छा खासा रेंज है जहां पे सपोर्ट लेता है, और ऊपर का लेवल भी कोई बहुत ज्यादा यहां से वो भी नहीं दिखता है, बट यस 135-40 के लेवल्स के लिए बिल्कुल ये बने रह सकते हैं। बने रहे बालमन लॉरी पर, आपके लिए यही सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सोशल मीडिया पर हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है करनाल से सुमित का। सुमितोमो केमिकल्स इस स्टॉक पर सवाल पूछ रहे हैं। 500 शेयर 534 की खरीद इस स्टॉक पर। सर सुमितोमो केमिकल्स कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? नुकसान तो काफी ज्यादा है, काफी ऊंची खरीद है इनकी इस स्टॉक में, क्या करें? बिल्कुल, ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, और सुमित जी ने सुमितोमो लिया, नाम के साथ ही चल रहा है उनका। और
देखिए एक्सेल क्रॉप केयर नाम से ये कंपनी हुआ करती थी, उसके बाद ये सुमितोमो हुआ, रिजल्ट्स हल्के आ रहे हैं, ये एक रीजन है। मार्च का रिजल्ट अवेटेड है, बट यही कहूंगा कि ऊपर के लेवल्स पे लिया है और अब एग्जिट नहीं करे, क्योंकि देखिए क्वालिटी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेगमेंट भी बढ़िया है, बट वैल्यूएशंस पहले भी महंगे थे और अब करेक्ट होने के बाद भी महंगे हैं। बट फिर भी मैं एवरेज पी मल्टीपल अगर इसका देखें तो जनरली देखिए ये मतलब 40-50 के पी मल्टीपल पे चलती आई है, इस बार ये अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, अभी करेक्शन पे निकले नहीं, क्योंकि मार्केट्स में माहौल बना हुआ और कहीं भी अगर रिजल्ट थोड़े भी अच्छे आ जाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा स्टॉक, और खराब भी आते हैं तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन रहेगा। तो मेरे हिसाब से ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पेन पूरा झेल चुके हैं। ओके, तो ये रही राय सुमितोमो केमिकल पर संदीप जी की तरफ से। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जालना से जितेंद्र जी हैं। नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मैडम, मेरे पास आरबीएल बैंक के शेयर थे 85 रुपीज से 1100 शेयर थे मेरे पास, और मैं अगले 2 से 3 साल के लिए इसका व्यू चाहता हूँ। बैंकिंग स्टॉक्स पे बहुत सवाल आ रहे हैं। आरबीएल बैंक पर अच्छा मुनाफा है इनके पास, 85 की खरीद, 144 पर आरबीएल बैंक अभी। एक साल के लिए क्या व्यू है सर आपका इस पर? देखिए मैं बहुत ज्यादा बुलिश इस स्टॉक पे नहीं रहता हूं, और मेरी राय यही रहती है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा है स्टॉक, और प्लस इतना बीच में कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से ये करेक्ट भी हुआ था। मतलब पॉजिटिव न्यूज नहीं रहती है, नेगेटिव न्यूज फ्लोज भी रहती है कंपनी को लेकर। तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे थे, क्वार्टरली रिजल्ट, उसकी वजह से ये स्टॉक बढ़िया भी किया। बट अब मैं यही राय दूंगा कि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये थोड़ा उछाल आता है 160 170 के लगभग आता है, तो थोड़ा स्विच करने की कोशिश करें। बल्कि मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक या एसबीआई या इवन पीएनबी, अगर इसी में अगर इतनी स्पीड वाला, इतना हाई बीटा वाला स्टॉक ही चाहिए तो पीएनबी कैन बी अ गुड बेट, बट यस फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम। ओके, तो जो फ्रंटलाइन बैंक्स हैं, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, ऐसे कुछ बैंक है, वहां पर आप कमाई के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए राय संदीप जी की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। हमारे साथ है पुणे से प्रेम। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है मैडम, 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 31 रुपीज। उसका क्या स्कोप है, कितना होल्ड करना बैंक पड़ेगा? ऑफ महाराष्ट्र, एक और बैंकिंग स्टॉक सर, क्या राय रहेगी सर? देखिए सारे बैंक्स एक तरीके से जब मूव करते हैं तो सिमिलर टाइप का मूव आता है, और ये देखिए पीएसयू बैंक है, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, और मेरी राय यही रहेगी कि कहीं ना कहीं देखिए देख रहा था इनका रिजल्ट्स भी, तो रिजल्ट्स तो अच्छे थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रोस एनपीएस भी इस बार सबके गिर के आए, नेट एनपीएस भी काफी कम हो गए इनके। तो मेरे हिसाब से देखिए ये स्टॉक को यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का भी ध्यान रखें, मतलब 33 रुपए के लगभग आए तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और थोड़े से फ्रंट रनिंग बैंक्स में, जो बड़ी वाली बैंक्स है, उनमें स्विच करने की कोशिश करें। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 110 अंक ऊपर और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 30 अंक ऊपर ट्रेड करे थे, यानी कि कई दिनों के बाद अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, इसकी उम्मीदें डाउ फ्यूचर्स से जगी। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होता है और कल कैसे संकेत सुबह सुबह हमें मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, आज हमने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड किया जो 18,100 के आसपास का है। कल के लिए जो मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 18,050, 18,125। ऊपरी स्तरों पर 18,300, 18,350 रुकावट के तौर पर आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 43,200, 43,375 ये बैंक निफ्टी के लिए कल पहला और मजबूत सपोर्ट होगा, और ऊपरी स्तरों पर वही 43,900, 44,000 के आसपास की रेंज रुकावट का काम करेगी। और कल वीकली एक्सपायरी भी है, ऑप्शंस में पोजीशन भरपूर है। एक अच्छी बात यही है कि बाजार हल्के हो चुके हैं पुट कॉल रेशियो पर, और लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी कम हुई है, कॉल राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, शॉर्ट पोजीशंस भी बनी है। तो अगर ग्लोबल संकेत अच्छे रहे तो एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको तुरंत मिल सकता है, और नहीं तो थोड़ा लोअर लेवल पर खुलने के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाजार शॉर्ट कवरिंग दिखा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक मजबूत क्लोजिंग तीसरे दिन फिर से मिले, 2 दिनों की गिरावट और आगे ना बढ़े, इसके लिए ज़रूरी होगा कि एफआईज की जो खरीदारी का सिलसिला है वो कल भी आपको देखने को मिले। तो अब तक तो बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को जो होल्ड कर रहे हैं एक रनिंग करेक्शन के तौर पर देख रहे हैं, और कल का सेशन
मजबूती फिर से लौटेगी या करेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, ये मेक और ब्रेक वाला होगा। तो कल के लिए आपको निफ्टी पर नज़र रखनी है। 18,000 के लेवल को अगर आप होल्ड करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे और बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर बना रहता है, तब तक कोई खास ज़्यादा और बड़ी चिंता की बात नहीं। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत है। कल के बाजार में कहां पर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है? देखिए, बाजार काफी सिलेक्टिव चल रहा है और देखिए ऊपर के लेवल से 2 दिनों में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, बट अगर नीचे पे बार बार सपोर्ट है तो ओवरऑल हम स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करने की सलाह देंगे। 2 स्टॉक समझ में आ रहे हैं। पहला तो रहेगा परसिस्टेंस सिस्टम। परसिस्टेंस आईटी में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप के तौर पे उभर के नजर आ रहा है। लॉन्ग के बिल्टअप है और स्टॉक ने रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। तो परसिस्टेंस का 4,800 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। इस 4,800 की कॉल में 55 रुपए के आसपास के सपोर्ट लगाइए। ऊपर में लगभग 160 रुपए तक के टारगेट आपको बनने चाहिए। दूसरे ट्रेड की तरफ हम फोकस करेंगे एस्कॉर्ट्स, जिसमें आज 6-7% का ओपन इंटरेस्ट के साथ लॉन्ग के बिल्टअप हुआ है। स्टॉक डिसाइसिवली 2100 के ऊपर होल्ड किया है। वीकली चार्ट में हायर टू हायर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहा है। ऊपर में 2150-2170 तक के लेवल बन सकते हैं। तो 2120 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। हल्का सा डिप आए तो ये कॉल ले। 16 रुपए का सपोर्ट, ऊपर में 70 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, तो परसिस्टेंस सिस्टम और एक बार जल्दी से रिपीट कर देंगे चंदन जी, दूसरा कौन सा स्टॉक बोला था आपने? बिल्कुल परसिस्टेंस रहेगा। परसिस्टेंस में 4,800 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 55 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट। दूसरा ऑटो से एस्कॉर्ट्स रहेगा, जहाँ पे अच्छा सेटअप बना हुआ है। एस्कॉर्ट्स 2120 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 17 का सपोर्ट, ऊपर में 70 के टारगेट। ओके, थैंक यू सर। चंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर आपने की चर्चा। आइए अब बढ़ते हैं आगे और कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी के लिए संदीप जी से जानते हैं कि उनको कहां पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं। जी संदीप जी। बिल्कुल, कल के बाजार के लिए इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे लाया हूं। इनफैक्ट मैं जब भी मार्केट्स अच्छे रहते हैं और कैश मार्केट अच्छा चल रहा होता है, स्मॉल कैप मिड कैप देख रहे हैं कैसे परफॉर्म करे, तो इंट्राडे कैश मार्केट पिक भी लाया हूं। पहले तो मैं इंट्राडे एफएनओ पिक की बात कर लेता हूं। वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, जो कि 2545 पे बंद हुआ है। 2590 का टारगेट, 2630 और 2590 दो टारगेट्स और 2530 का स्टॉप लॉस, यानी कि 2545 पे बंद हुआ है। 2590, 2630 का टारगेट और 2530 का स्टॉप लॉस। और इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे एक आईटी स्टॉक लाया हूं, जो कि करेक्टेड स्टॉक है और एक्सेलिया काले सॉल्यूशन, जिसका नाम एक्सेलिया काले और एक्सेलिया सॉल्यूशंस ही बोलते हैं। 1279 पे बंद हुआ है। 1320, 1340 का टारगेट और 1257 का स्टॉप लॉस। सो 2 पिक्स है, एक एफएनओ से, एक कैश मार्केट से। जी बिल्कुल, तो कल के लिए स्ट्रैटेजी बताई संदीप जी ने। धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए।